नासा, जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग नासा के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप लोग अमेरिका को देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को अमेरिका देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे कि वॉशिंगटन डीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा अमेरिका में। ठीक है, ये आप देखिए यहां वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। और राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये डेट जरूर याद रख लीजिएगा, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की पूर्व सोवियत संघ वह सुपर पावर जो 1991 में कई संप्रभु देशों में विभक्त हो गई, जिससे रूसी संघ, कजाकिस्तान, यूक्रेन आदि हैं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा थी। और इस अवधि को शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। एक तरफ आप देखते थे अमेरिका था, एक तरफ आप देखते थे कि सोवियत संघ था, जिसका विघटन 1991 में हो गया था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ के स्पुतनिक लॉन्च ने प्रथम बार किसी पिंड को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। इसके बाद नवंबर में और भी बड़ा स्पुतनिक 2 छोड़ा गया, जो लाइका नामक मादा डॉग को साथ ले गया था। लाइका नामक जो डॉग था ना, कुत्ता था ना, इसे साथ ले गया था। जनवरी 1998 की आखिरी में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। सेना की रॉकेट टीम ने द्वितीय विश्व युद्ध में विकसित रॉकेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर इस मिशन को पूरा किया। यह भी एक छोटा सा अंतरिक्ष यान, जिसका भार केवल 30 पाउंड था, ने वान एलेन रेडिएशन बेल्ट की खोज की। यह नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स वान एलेन के नाम पर रखा गया था, और जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नए विषय की शुरुआत की। एक्सप्लोरर 1 के बाद मार्च 1958 में नौसेना का वैनगार्ड लॉन्च किया गया था, और जिसका व्यास आप देखें 1.6 इंच और भार केवल आप देखेंगे 3 पाउंड था। कितना था? 3 पाउंड आपको देखने को मिलेगा। नासा का जन्म प्रत्यक्ष तौर पर स्पुतनिक की लॉन्चिंग और अंतरिक्ष में तकनीकी सर्वोच्चता दिखाने की भविष्य की दौड़ से जुड़ा था। अब आप देखिए, आपका पड़ोसी कुछ कर लेता है तो आपका भी तो मन हो जाता है कि आप भी कुछ करें। या आप देखिए, आपकी किसी से दुश्मनी चल रही है, तो अगर वो कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है, तो आप भी तो सोचते हैं कि बड़ी उपलब्धि। इसी तरह से आप देखिए, सोवियत संघ ने जब कोई उपलब्धि हासिल की तो अमेरिका को भी लगा कि हम भी कोई उपलब्धि हासिल करें। शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष में उड़ान की समस्याओं पर अनुसंधान की व्यवस्था थी। और अंतरिक्ष में सैनिक बनाम नागरिक नियंत्रण पर लंबी बहस के बाद अधिनियम ने एक नई नागरिक एजेंसी को जन्म दिया, जिसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा नाम दिया गया। अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ाना, अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी के नव प्रवर्तन में विश्व का नेतृत्व करना, ऐसे वाहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकरणों और सजीव जीवों दोनों को ले जा सके, इसका उद्देश्य की बात हो रही है। और अधिकतम संभव वैज्ञानिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों से समन्वय करना। पिछले आप देखते हैं कई सालों में नासा ने विभिन्न मिशनों द्वारा उपयुक्त में से लगभग सभी उद्देश्य प्राप्त भी किए हैं। यह विज्ञान के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के उत्तर खोजने की सतत कोशिश कर रहा है, जो बदलते विश्व के साथ विकसित हो रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि इसकी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर एसीआई 1997 में लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो सौर अंतर्ग्रही, अंतरतारकीय और आकाशगंगा संबंधी मूल वाले कणों
सौर पवन आयनों से आकाशगंगी कॉस्मिक रे न्यूक्ले तक ऊर्जा रेंज विस्तार का अवलोकन करता है। फिर आप देखेंगे द एरोनॉमी ऑफ आइस इन द मेसोस्फीयर सैटेलाइट, ये 2007 में लॉन्च हुआ था। स्टैंज क्लाउड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा से इलेक्ट्रिक ब्लू नॉक्टिलुसेंट रात में चमकने वाले बादलों को निहारते रहे हैं। नॉक्टिलुसेंट या फिर रात में चमकने वाले बादलों को पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स से भी कहा जाता था और AIM सैटेलाइट 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और आप देखिए AIM रात में चमकने वाले बादलों की विस्तृत फोटो लेगा, उनका तापमान, रसायन पिछोड़ता मापेगा, उनके धूसर एरोसोल की निगरानी करेगा और पृथ्वी पर गिरने वाली उल्काओं की गणना करेगा। एक आप देखिए अपोलो मिशन 1968 में, इसका परिणाम स्वरूप अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल 11 अंतरिक्ष यात्राएं की और चंद्र भ्रमण भी किया। प्रथम अपोलो उड़ान 1968 में हुई, चंद्रमा पर प्रथम लैंडिंग 1969 में हुई, चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग 1972 में हुई। एक आप देखें अपोलो सोयूज एक कक्षीय भागीदारी शुरू, ये 1975 में लॉन्च हुआ। अपोलो सोयूज परीक्षण परियोजना ऐसी प्रथम अंतरिक्ष उड़ान थी जिसमें 2 भागीदार राष्ट्र एक साथ काम करते हुए अपने स्वयं के राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानों के साथ शामिल थे। अमेरिका ने एक अपोलो कमांड मॉड्यूल भेजा, जबकि रूसियों ने एक सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। और आप देखें इक्वा 2002 में लॉन्च हुआ। इक्वा एक पृथ्वी विज्ञान नेटवर्क मिशन है, विज्ञान सैटेलाइट मिशन है जो हमारी जल प्रणालियों पर जानकारी एकत्रित करता है। इसमें 6 भिन्न भिन्न अर्थ ऑब्जर्विंग उपकरण है और यह प्रतिदिन लगभग आप देखिए 89 गीगाबाइट डेटा उपलब्ध कराता है। एक आप देखिए एक्वेरियस मिशन ऑपरेशन 2011 से 15 के बीच, एक्वेरियस या SACD मिशन 10 जून 2011 को लॉन्च हुआ और 8 जून 2015 को तब समाप्त हुआ जब अंतरिक्ष यान के पावर और ऊंचाई नियंत्रण प्रणाली के एक महत्वपूर्ण भाग ने काम करना बंद कर दिया था। एक्वेरियस आप देखें समुद्र की सतह पर खारेपन घुले नमक का सांद्रण को मानचित्र किया, जो कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के 2 बड़े घटकों जल चक्र और समुद्र के फैलाव के प्रति हमारी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष से समुद्रीय खारापन मापकर एक्वेरियस ने यह नई जानकारी दी कि समुद्र वातावरण और समुद्री बर्फ के बीच ताजे जल का व्यापक प्राकृतिक विनिमय समुद्र के फैलाव, मौसम और जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। और फिर आप देखते हैं कि आर्किटिक रिसर्च ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स, इसका शॉर्ट नाम है ARCTAS प्राचलन। ये आप देखिए 2 मार्च 2008 से 20 अप्रैल 2008 तक आर्कटिक में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं। ARCTAS के फील्ड अभियान के एक भाग के रूप में नासा इस जलवायु संवेदनशील भाग में वायु प्रदूषण की भूमिका का व्यापक अध्ययन कर रहा है और ऐसा करने वाले यह प्रथम सबसे बड़ा हवाई प्रयोग है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम मई 2019 में लॉन्च हुआ। नासा द्वारा अनावृत आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और यह किसी महिला को प्रथम बार चंद्र भ्रमण कराएगा। यह पहल एक ऐसे समय पर सामने आई है जब देश 1969 में अपोलो की लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और जिसने नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन को किसी दूसरे ग्रह की धरती पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति बनाया है। यूनानी देवता जो कि नासा के 1960 और 70 के दशक में अपोलो कार्यक्रम का नाम राशि था कि 2 जुड़वा बहनें आर्टेमिस थीं जो मनुष्यों को दोबारा चंद्रमा पर ले जाएंगी। और आप देखते हैं कि एयरबॉर्न ट्रॉपिकल टोपोपोज एक्सपेरिमेंट ये 2014 में लॉन्च हुआ। अपनी कम सघनता के बावजूद स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर का पृथ्वी के ऊर्जा बजट और जलवायु पर व्यापक प्रभाव। नवीन अध्ययन यह बताते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर की आर्द्रता में लघु बदलाव से भी ऐसे जलवायु प्रभाव हो सकते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में 10 वृद्धि की तुलना में महत्वपूर्ण है। अल्ट्रेक्स इन समस्याओं को हल करने के लिए नासा की लंबी दूरी के ग्लोबल हॉक अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का प्रयोग कर माप अभियानों की एक लंबी श्रृंखला निष्पादित करेगा। आप देखें ओरा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ईयर वी ब्रीथ, ये 2004 में लॉन्च हुआ। ओरा ब्रिज के लिए लैटिन शब्द है, वह कार्यक्रम है जो विश्व को प्रभावित करने वाली जटिल अनुक्रिया की निगरानी हेतु समर्पित है और यह नासा के सैटेलाइट व डेटा सिस्टम का प्रयोग करता है।
औरा का मापन, ओजोन प्रवृत्ति, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के साथ उनके संयोजन के बारे में प्रश्नों की जांच में समर्थ बनाएगा एक तरह से। फिर आप देखते हैं बैरल, ये आप देखेंगे इसमें आप लोगों को 2013 और 14 यह एक बलून आधारित मिशन है जो रेडिएशन बेल्ट से दो बहु बलून अभियानों के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में संचालित होने वाले तृतीय उत्तरी गोलार्ध अभियान के लिए विकल्प है। सापेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन्स की तीव्र गति का मापन करता है। बैरल दो अंटार्कटिक बलून के अभियानों से गठित है जो 2013 और 14 के ऑस्ट्रल ग्रीस में संचालित किए गए थे। और आप देखिए क्लिप्सो, इसमें आप देखिए क्लिप्सो सैटेलाइट उस भूमिका के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो कि बादल और वायुमंडलीय एरोसोल पृथ्वी के मौसम, जलवायु और वायु गुणवत्ता के नियमन में भूमिका निभाते हैं। इसे 28 अप्रैल 2006 को ये आप देखिए क्लाउड सेट सैटेलाइट पर क्लाउड प्रोफाइलिंग रडार सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है इसमें। फिर आप देखेंगे कि कैसिनी हु जेंस ऑपरेशन, ये 1997 से 2017 शनि के लिए कैसिनी मिशन अभी तक हुए ग्रह संबंधी अंतरिक्ष अनुसंधान में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयास है। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसिया स्पाइजियल इटालियना का संयुक्त प्रयास से कैसिनी अपने साथ हु जेंस नामक प्रोब भी ले गया जो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के धरातल पर जनवरी 2005 में उतरा। इसने शानदार परिणाम भी दिए। 15 सितंबर 2017 को नासा के साथ इसका संपर्क टूट गया था। फिर आप देखेंगे कि चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी स्पेस शटल कोलंबिया द्वारा 1999 में लॉन्च किया गया। चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी नासा की बड़ी ऑब्जर्वेटरी बेडे का एक भाग है जिसमें आप देखिए हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और अब डी ऑर्बिटेड कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी शामिल है। और चंद्रमा आप देखते हैं कि विश्व भर के वैज्ञानिकों को असाधारण पर्यावरण की एक्सरे इमेजेज को प्राप्त करने की सुविधा देता है ताकि ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में सहायता मिल सके। यह नाम भारतीय अमेरिकी नोबेल विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है जिन्हें विश्व चंद्रमा के नाम से जानता है और उन्हें 20वीं सदी का एक अग्रणी खगोल भौतिकविद भी माना जाता है। फिर आप देखिए CINDI और इसमें आप देखिए CNOFS सैटेलाइट ने नासा की CINDI इन्वेस्टिगेशन को कार्यक्रम दिया 2008 में लॉन्च किया और 2015 में समाप्त हुआ। CINDI ने पृथ्वी की भूमध्य रेखा के आसपास के अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया और CINDI इन्वेस्टिगेशन कम्युनिकेशंस नेविगेशन आउटरीच फोरकास्ट सिस्टम जो एयरफोर्स रिसर्च प्रयोगशाला और स्पेस एंड मिसाइल कमांड टेस्ट एंड एवेल्यूशन डायरेक्टोरेट के वैज्ञानिक उद्देश्यों का एक मुख्य घटक है। और इसमें आप देखिए क्लेमेंटाइन ऑपरेशन 25 जनवरी 1994 से 21 जुलाई 1994 तक। क्लेमेंटाइन अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और नासा की एक संयुक्त परियोजना थी और इससे अंतरिक्ष पर्यावरण में विस्तृत अनावरण के तहत सेंसर और अंतरिक्ष यान के उपकरणों के परीक्षण और चंद्रमा व नियर अर्थ एस्ट्रॉयड 1620 जियोग्राफोस के वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। फिर आप देखेंगे क्लाउड एरोसोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेशन 2015 से 2017 के बीच। कैट्स एक लिडार आधारित रिमोट सेंसिंग उपकरण है जिसमें आप देखिए वातावरणीय एरोसोल्स और क्लाउड्स का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मापन किया गया है। क्लाउड सेट 2006 ये आप देखते हैं कि क्लाउड सेट एक प्रायोगिक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से बादलों और बर्षण के पर्यवेक्षण के लिए रडार का प्रयोग करता है। फिर आप देखेंगे कि ये सब उसी के आप देखते हैं कि मिशन है। क्लस्टर ESA नासा मिशन 1996। क्लस्टर वर्तमान में पृथ्वी के चुंबकीय पर्यावरण और सौर वायु के साथ इनकी अनुक्रिया की 3 आयामों में जांच कर रहा है। ये आप देखिए कॉमर्शियल क्रू नासा का कॉमर्शियल क्रू कार्यक्रम मानव अंतरिक्ष यातायात के विकास और उड़ान हेतु एक सहभागी कार्यक्रम है इसमें। और आप देखेंगे CGRO मिशन 1991 से सन 2000 के बीच। कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी उच्च ऊर्जा ब्रह्मांड के पर्यवेक्षण को समर्पित परिष्कृत सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी थी। 17 टन का कॉम्पटन 5 अप्रैल 1991 को उड़ान के समय स्पेस शटल एटलांटिस पर अब तक का सबसे भारी खगोलीय भौतिकीय पेलोड था। कॉम्पटन को सुरक्षित रूप से डी ऑर्बिट
कराकर पृथ्वी के वातावरण में आप देखिए 4 जून 2004 को पुनः प्रविष्ट कराया गया। कोव ऑपरेशन 1989 से 1993। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर मिशन का उद्देश्य था संपूर्ण खगोलीय वृत्त पर 1 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच बिखरे रेडिएशन का सटीक मापन करना। कॉस्मिक हॉट इंटरस्टेलर प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर 2003 में लॉन्च हुआ। चिप्स नासा का एक खगोल भौतिकी अंतरिक्ष यान है जो गर्म एवं छितरी हुई निहारिकाओं को 1 मिलियन डिग्री तापमान पर लक्ष्य करता है। और आप देखेंगे क्यूब सेट्स अनुसंधान अंतरिक्ष यानों की एक श्रेणी है जिन्हें नैनो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। क्यूब सेट्स 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के मानक आयामों पर बनाए जाते हैं। भी आकार में आप देखिए 1 यू, 2 यू, 3 यू, 6 यू हो सकते हैं और महत्वपूर्ण रूप से आप देखिए 1.33 किलोग्राम प्रति यू हो सकते हैं। यूनिट्स की बात हो रही है। क्यूरोसिटी ये 2011 में क्यूरोसिटी नामक रोवर नासा के मंगल अन्वेषण मिशन का एक भाग है। यह लाल ग्रह के रोबोटिक अन्वेषण का एक दीर्घकालिक प्रयास है और क्यूरोसिटी को इस बात का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया कि क्या मंगल पर कभी ऐसा पर्यावरण था जो लघु जीवन रूपों को सहारा देने में सक्षम था, जिन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। और इस मिशन का उद्देश्य ग्रह पर निवास की संभावनाओं की तलाश भी करना है। आप देखिए साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2016 में लॉन्च हुआ। CYGNSS मिशन पृथ्वी के महासागरों पर वायु की गति मापने के लिए 8 माइक्रो सैटेलाइट्स का प्रयोग करता है। यह तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों की क्षमता में वृद्धि करेगा और प्रत्येक सैटेलाइट की सूचनाओं का आधार वे सिग्नल होंगे जो 4 GPS सैटेलाइट से प्राप्त होंगे। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्चिंग 2021। DART एक खतरनाक एस्ट्रॉयड की पृथ्वी पर टक्कर को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी गृह प्रतिरक्षा चालित टेस्ट है। डॉन आप देखिए डॉन भी ऑपरेशन 2007 से 8 में। डॉन मुख्य एस्ट्रॉयड बेल्ट में 2 सर्वाधिक विशाल पिंड वेस्टा और रेसेस पर एक मिशन था। और वेस्टा चट्टानी है जबकि बोना ग्रह सेरेस बर्फीला है। जब डॉन से सेरेस और वेस्टा की यात्रा की तो अंतरिक्ष यान हमें सोलर प्रणाली के समय में लौटा लाया। अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट। फिर आप देखेंगे कि परिचालन ये 1984 से 2005। ERBS इस बात की जांच के लिए डिजाइन किया गया था कि सूर्य से ऊर्जा का अवशोषण किस प्रकार होता है और यह पृथ्वी द्वारा कैसे पुनः विकीर्ण होती है एक तरह से, और इस प्रक्रिया को समझने से पृथ्वी के मौसम के पैटर्न को अनावृत करने में सहायता मिली है। इसे स्पेस शटल चैलेंजर द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर आप देखिए इकोसिस्टम स्पेस बाउंड थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन 2018 में लॉन्च हुआ। इको स्ट्रेस पौधों का तापमान नापता है और उस सूचना का प्रयोग इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए करता है कि पौधों को कितने पानी की आवश्यकता है और तनाव के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। सतह का तापमान मापने के लिए यह एक मल्टी स्पेक्ट्रल थर्मल इंफ्रारेड रेडियोमीटर का प्रयोग करता है। यह रेडियोमीटर वर्ष 2018 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तैनात किया गया था। रेडियोमीटर धरातल के अब तक अंतरिक्ष से प्राप्त तापमान इमेजेज में सर्वाधिक विस्तृत तापमान की इमेज प्राप्त करेगा और किसी किसान के खेतों का तापमान मापने में समर्थ भी होगा ये। फिर आप देखिए फास्ट एरोरल स्नैपशॉट एक्सप्लोरर ऑपरेशन ये 1996 से 2009 के बीच। फास्ट ने अरुणोदय के दौरान आयनीकृत गैस और कणों के व्यवहार पर अनुसंधान किया जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। और जब फास्ट ध्रुवों के ऊपर से गुजरा तो इसने कणों और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों व प्लाज्मा की एक तीव्र उच्च रेजोल्यूशन वाली डेटा की बौछार देखी जो कि अरुणोदय के सृजन के सर्वाधिक सामान्य क्षेत्र हैं। और आप देखिए गैलीलियो ऑपरेशंस 1989 से 2003। गैलीलियो अंतरिक्षयान ने बृहस्पति की लगभग 8 वर्षों तक परिक्रमा की और यह इसके सबसे बड़े चंद्रमाओं के पास से गुजरा। इसके कैमरा और 9 अन्य उपकरणों ने रिपोर्ट भेजी और जिसने आप देखिए अन्य बातों के अलावा वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने की सुविधा दी कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा में संभवतः एक उपधरातलीय समुद्र है जिसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले कुल जल की तुलना में अधिक जल है। और आप देखेंगे कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुआ। नासा ने पृथ्वी के प्रथम स्पेस आधारित ऑप्टिकल टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हब्बल
के नाम पर रखा। ये आप देखिए 1889 से 1953 में डॉक्टर हब्बल ने एक विस्तारित होते ब्रह्मांड की पुष्टि की, जिससे बिग बैंग सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया। हब्बल अंतरिक्ष में रखा जाने वाला प्रथम बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। वातावरण की आप देखिए विकृति के ऊपर वर्षा वाले बादलों और लाइट पॉल्यूशन के बहुत ऊपर हब्बल की ब्रह्मांड पर लगातार नजर बनी रहती है, और वैज्ञानिकों ने सुदूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं के साथ साथ हमारे सौरमंडल के ग्रहों के निरीक्षण के लिए हब्बल का प्रयोग किया। इसमें आइस ब्रिज मिशन 2009 में लॉन्च हुआ। आइस ब्रिज पृथ्वी की ध्रुवीय बर्फ का अब तक का सबसे बड़ा हवाई सर्वेक्षण है। यह आर्कटिक और अंटार्कटिक हिम परतों, हिम चट्टानों और समुद्री बर्फ का एक अद्वितीय त्रिआयामी दृश्य प्रदान करता है। आइस ब्रिज मिशन के दौरान आप देखिए 31 डेटा वैज्ञानिकों को नासा के आइस क्लाउड एंड एलिवेशन सैटेलाइट, जिसे वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया और वर्ष 2010 में डिस और डी ऑर्बिट किया गया, तथा आइस सेट 2 जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, के बीच ध्रुवीय पर्यवेक्षण में अंतर को पाटने में सहायता मिलेगी इससे। और आप देखेंगे कि इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित अभी तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इसकी मुख्य संरचना 1998 और 2011 के बीच पूरी हुई। यद्यपि नए मिशन और प्रयोग करने के लिए स्टेशन का सतत विकास चलता रहता है। नासा, रोस्कोस्मोस, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस स्टेशन के 3 बड़े भागीदार हैं इसमें। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्चिंग 2021 में। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे कई बार JWST और WEBB कहा जाता है, एक विशाल इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा जिसमें आप देखिए प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर का। यह टेलीस्कोप 2021 में फ्रेंच गुयाना से एरिन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में निर्मित प्रथम आकाशगंगा की खोज करेगा और तारों द्वारा ग्रहीय प्रणाली के सृजन देखने के लिए धूल धूसरित बादलों के आर पार झांकेगा। और आप देखेंगे कि मार्च 2020 रोवर लॉन्चिंग 2020 में। रोवर मंगल पर निवास योग्य दशाओं को चिन्हित खोजेगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट विकास अवस्था। ओरियन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा का एक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान मंगल की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ओरियन एक अनुसंधान वाहन की तरह कार्य करेगा जो कर्मी दल क्रू को अंतरिक्ष में ले जाएगा, आकस्मिक समापन क्षमता प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कर्मी दल को मदद देगा। गहन अंतरिक्ष रिटर्न वेलोसिटी से सुरक्षित पुनः प्रवेश प्रदान करेगा। पेस, ये आप देखिए पेस नासा का प्लांटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन है जो वर्तमान में मिशन डेवलपमेंट के डिजाइन चरण में है। यह नासा के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के 20 वर्षों के रिकॉर्ड हैं जो वैश्विक ओशन बायोलॉजी एरोसॉल्स, अत्यंत छोटे कण जो वातावरण में अटके हुए हैं और बादलों के बारे में है, को विस्तारित और उसमें सुधार करेगा एक तरह से। ये आप देखिए रोसेट्टा ऑपरेशंस 2004 से 2016। रोसेट्टा 10 वर्षीय मिशन पर भेजा गया एक अंतरिक्ष यान था जिसका कार था कॉमेट 67P। और आप देखते हैं कि चोरियू मोब गेरासिमेंको को समझना और कोमेट के बारे में हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना था। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन था। रोसेट्टा पर प्रथम स्पेस क्राफ्ट था जिसने कॉमेट पर एक रोबोट की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी एक तरह से। ये भी देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये पूरी कहानी है नासा की, उसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी में जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो भी उसके आप देखिए मिशन रहे हैं अभी तक, उनके बारे में। और बाकी आगे आप देखते हैं जो आते रहते हैं उन्हें अपडेट करते रहा करिएगा। इनसे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। और किसी एजेंसी के बारे में आपको जानना है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। बाकी हम लोग एक एक करके सभी एजेंसियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, संगठनों के बारे में बात कर ही रहे हैं। महत्वपूर्ण संगठन के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी।